बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कल जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें इंटरव्यू दिया फ़ैसला आपका में, और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि जो भी होगा नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। उनके स्टेटमेंट के बाद ज़ाहिर है एक डिबेट शुरू हो गई है। ख़ुद जो इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें, उनके अंदर भी डिफरेंसेस है। इसके साथ साथ और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके सीएम एक वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया था, बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज करेगी, एतराज़ करेगी, और इसके साथ साथ जो है क्या इस तरह के मामलात को जो है वो तवालत मिल सकती है? क्या इंतखाबात इल्तबा का शिकार हो सकते हैं? क्या नई मरदमशुमारी का मतलब ये है कि इंतखाबात को भूल जाया जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने कल से जन्म लिया है। क्या निगरान सेटअप कैसा होगा? टेक्नोक्रेट आएगा, सीनियर सियासतदान होगा? इसके ऊपर कहाँ मुशावरत है? आज रात से मुशावरत का बाकायदा आगाज़ है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन क़यादत में से, और फ़ैसला साज भी हैं, इस कमेटी के मेंबर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं, जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। देखिए, जो आपने भी सवालात कुछ उठाए जी, एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी भूखे देता है। हम लोग दूध के जले हुए हैं। 3 महीने के इलेक्शन 11 साल, 6 महीने की इलेक्शन 10 साल, 15 दिन की इलेक्शन 3 साल, और जमहूरी सियासत का आखिर में जब परवेज़ मुशर्रफ आया तो उसने एग्जीक्यूटिव पावर भी ले लिए, और उसने अपने पार्लियामेंट के पावर भी ले लिए, आइन की अमेंडमेंट के पावर भी ले लिए, और अदलिया भी। अब उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन एक मरतबा पोस्टपोन हो जाती है, इस बात पे तो हम बिल्कुल एग्री थे कि 90 डेज आप कर लें, ठीक है, आइन के अंदर है, आइन के से मतनाज़ा नहीं है। अब अगर किसी और ये चीज़ें वो अभी उठाई हैं प्राइम मिनिस्टर ने, जो पहले मार्केट में थी, डिस्कस हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, किसने कहा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब आखिर तक यही बात की गई कि नई इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगी। अब कल के इंटरव्यू के बाद ये चीज़ नज़र आ गई है बड़ी क्लियरली कि इलेक्शन जो है अपने सेंसस के बाद ही होंगे, नए सेंसस। अब कोई कहता है कि 6 महीने लगेंगे, कोई कहता है 4 महीने लगेंगे। सेंसस को किस तरीके से भी रीशेड्यूल किया जाए तो 2-2.5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद फिर डिलिमिटेशंस होंगी, ऐसे 4 महीने 4.5 महीने डिलिमिटेशंस पे आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्शन के कोई ना डेढ़ महीना होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास डेट देना होगा, तो वो कम से कम 54 डे के या 56 डे के वो देंगे। तो ये 8-9 महीने इलेक्शन मुझे कल के स्टेटमेंट से नजर आता है कि बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं 90 दिन में हम करवाएंगे इलेक्शन। ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि वो 90 दिन में होने चाहिए कहा नहीं, चाहिए कहा, और इलेक्शन कमीशन की जवाब दी। हाँ, जवाब दी जाए। अब जब रीशेड्यूल होगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी भी डिलिमिटेशन से भी फिर होंगी, उसको कैसे, कहाँ से? प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को ये बातें करते वक्त ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी, मगर ग्रामर उनका ये बता रहा है कि आगे होगी, और ये बड़ी मुश्किल फैसला होगा कि फिर क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे शाजी आपने कहा कि डिलिमिटेशन यानी नए सेंसस का मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन टाइम लेगा, फिर टाइम ले के बाद उसके बाद फिर अपीलें होती हैं, फिर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा। आप कह रहे हैं 8 से 9 महीने जो कि बनते हैं अक्टूबर-नवंबर अगला साल 24 नवंबर में, तो ये कैसे मुमकिन होगा, या उससे पहले थोड़ा? देखें, ये तो प्रोसीजर है ना। आइन के अंदर कहा जाता है कि डिलिमिटेशन और मरदमशुमारी अगर नहीं होती है तो डिलिमिटेशन
नहीं हो सकती, अगर होती हैं तो फिर होने चाहिए जी। ये नहीं कहा है कहीं भी कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है या इलेक्शन है वो कोई पोस्टपोन की जा सकती है। ये हमारे पास 5 साल थे, इसके अंदर डिलिमिटेशन होनी थी, जो हुई भी। उसके बाद पॉपुलेशन मर्दमशुमारी होनी थी, फिर डिलिमिटेशन होनी थी, 5 साल में कर सकते थे। अब एन टाइम पे जब 9 तारीख को डिसॉल्व होने पे जा रही है, तब जाके हम फिर कहते हैं एन टाइम पे कि यहाँ पे अपना सेंसिस होगी। तो आपको लगता है इंटेंशन नहीं थी? क्योंकि देखिए इससे पहले एमकेएम का स्टेटमेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर नई मर्दमशुमारी कम से कम मैं तो इस बात पे देख रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि इलेक्शन नवंबर में नहीं होगी, इस अगर डिलिमिटेशन करते हैं और सेंसस करते हैं। तो फिर इसके बाद नवंबर में नहीं होगी तो फिर क्या फरवरी मार्च में होगी? क्योंकि आपकी हो नहीं सकती ना, तो डील है ना। इसलिए फिर कनेक्शंस मिलाए आप। इसलिए आइन के अंदर, कानून के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, बिल लाया गया कि पहले की जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उनके पास ये पावर्स नहीं थे। अब डे बाय डे के जो प्रोसेस है वो पावर दिए गए हैं जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं, तो उनके लिए जो नई हुकूमत आएगी उनसे डील करेगी। तो वो नई हुकूमत जब भी आएगी, यानी नई हुकूमत का मतलब है केयरटेकर जिसको आपने पावर्स भी दे दी है ना। हाँ, पावर भी दी है। तो आपने क्यों पावर्स दिए शादी? इसलिए दिए कि 90 डेज है, सिस्टम चलना चाहिए। हम भीख मंगे हैं, कशकून हमारे हाथ में है और एग्रीमेंट्स हमारी हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए 9 महीने का पीरियड है। 60 डेज का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 90 डेज का था। अब अगर वो चलाना था तो उनसे फेस भी करना है दुनिया के साथ, तो वो सिंपल पावर दिए। नए पावर्स कोई नहीं है कि नया प्रोजेक्ट बना देंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी, कुछ अमेंडमेंट करेंगे, वो पावर नहीं है। सिर्फ पुरानी नहीं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, तो पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट था ना इसमें कि आपके प्रोजेक्ट्स ना रुके चले और रुकावट कहीं नहीं आए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं, ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स जितने भी हैं, वो डे टू डे होना चाहिए। शाह जी, इसी से तो एक स्मेल आ रही है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले फेज में हमने वो किया, उसके बाद अब स्टेटमेंट आ गया, तो सारी कड़ियाँ अगर हम मिलाते हैं तो नजर आता है कि नवंबर में इलेक्शन नहीं है। 3 महीने में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये होता है, अगर 3 महीने में इलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हो। बिल्कुल ये चाहती है कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, हर सियासी जमात को हिस्सा लेने का हक हो, और अब आए आवाम के पास, आवाम फैसला करें। तो आपको सूट नहीं करता कि यानी पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता, बड़ा मुश्किल फैसला होगा। लेकिन आप हर फैसले में शरीक भी रहे हैं। देखिए, हमें फिर देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जिसके लिए हमने इमरान को भी कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है कि दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट है दुनिया की, उसमें कभी भी अपोजिशन गवर्नमेंट से टॉक्स नहीं करती गवर्नमेंट के बेटरमेंट के लिए। हमने तो वो भी ऑफर इसलिए दिया कि जी हम आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। फिर जब आप तो गवाह हैं कि हमें कहा गया कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं, वो डायलॉग नहीं हुई। फिर हमने देखा कि डॉलर जब 185 पे पहुंच गया और ऑयल जो है वो 250 पे चला गया उस ज़माने में, आज से 1.5 साल पहले, तो हमने कहा कि तो मुल्क जा रहा है। IMF के साथ लड़ाइयाँ हो गई, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरी जितनी भी हैं रिलेटेड है। अगर IMF क्लियरेंस देती है तो दूसरे मुल्क पर आ जाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो रहा था, वो उससे भी वो लड़ाइयाँ करके बैठ गए। फिर यहाँ तक वो आगे गए कि दुनिया से अपीलें की, बैंक को, एशियन डेवलपमेंट IMF को अपील की कि इनको कर्जा न दो, वर्ल्ड बैंक को अपील की कर्जा न दो, ओवरसीज पाकिस्तान को कहा कि पैसे मत भेजो। इस किस्म की हरकतें की जो मैं समझता हूँ उसमें ट्रीजन में आती हैं चीज़ें। मगर हम लोगों ने बड़े सब्र के साथ इस चीज़ को लिया और सारी जमातों ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम में लड़ाइयाँ होंगी तो ये रियासत को नुकसान पहुँचेगा। तो इस वजह से बहुत से ऐसे भी फैसले हम लोगों ने किए जो शायद हम
नॉर्मल वे में नहीं कर सकते, जो आपके ना चाहते हुए आपको करने पड़े। यानी तो शाह जी, अब एक सवाल और भी ये बन रहा है, क्योंकि आप उस कमेटी में भी हैं, कि अगर टेक्नोक्रेट आएगा, सुना है कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं या कोई बाहर से आ रहा है, तो फिर ये सिस्टम तो आप यानी इलेक्शन भूल जाएं, और अगर नहीं सियासतदान होता है तो फिर सियासतदान हो सकता है कि आपके ख्याल? सियासतदान हो सकता है, मगर एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह करूं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क टेक्नोक्रेट्स ने किया है। आज जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोक्रेट, बिकॉज ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ज़िया-उल हक ने 81 में जो अफगान वार के अंदर हमें धक्का दिया, और आज 40 साल हो गए हैं, 42 साल हम उस आग में जल रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। तो ये उसके ज़माने का है। क्लैशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, करप्शन, और मौलवी को करप्ट किया गया, आम आदमी को करप्ट किया गया, काउंसलों को करप्ट किया गया, करप्शन का माहौल डाल के, और दूसरे जो मंशियात के थे, असला था, वो आम हो गया, क्राइम बढ़ गया। तो आज हम उस आग में जल रहे हैं। तो ये टेक्नोक्रेट आएंगे तो नेचुरली ऐसे ही फैसले करेंगे। हम कुछ भी फैसले करते हैं पब्लिक के नफ्स पे हाथ रख के फैसले करते हैं। तो ये आपने जो नाम मुंतखब करने हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने नाम देने हैं, उस कमेटी में आप भी हैं, वो आपने फाइनल कर ली है? देखें, जो कमेटी है उसने नाम आपस में डिस्कस करके रखे हैं। जैसे मीटिंग होगी कि ये लीडरशिप के सामने रखे जाएंगे, कि ये कंपलसरी नहीं है कि यही लोग हों। लीडरशिप के पास कोई और भी नाम है जो नॉन पॉलिटिकल हो, और वो उनमें से आए, तो हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। बाकी इस कमेटी ने डेट फिक्स कर दी कि 9 नवंबर 9 अगस्त। तो लेकिन अगर सियासतदान होता है तो वो तो फिर किसी न किसी पार्टी से तो होगा, उस पर भी तो एतराज़ होगा। कुछ ऐसे भी सियासतदान होते हैं जो जमहूरियत के लिए काम करते हैं, ऐसा भी आ सकता है, मगर ऐसा सियासतदान न हो जो किसी पार्टी के साथ रिलेटेड न करा। जैसे खुर्शीद शाह को अगर कर दिया जाए तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की उम्मीद कौन करेगा? चलिए, खुर्शीद शाह तो सपोर्ट करेगा अपनी पार्टी की, छुप के भी करेगा, कैसे भी करेगा। तो सियासी जमातों के ओहदेदार या जो उनके गुजरा है, या उनके गवर्नर हैं, या उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई भी आया तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। शाह जी, ये भी बताइएगा कि ये अभी जो लेजिस्लेशन हुई है, और लेजिस्लेशन जिस तरह से हुई है, आप समझते हैं पुराने डेमोक्रेट हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, इस तरह ऐसे हो सकती है? और फिर और कुछ ऐसे मुतनाज़ा बिल भी हुए हैं। मुझे अफसोस है कि यही छोटी छोटी चीज़ें हम पे कलंकती का लग जाती है। लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि फुली डिबेट हो, और हर बंदा अपना व्यू दे, जो दे सकता है। हमारे यहाँ पता है कि जब 18वीं तरमीम हम बना रहे थे, तो 3 महीने हमें लगे 18वीं तरमीम को। लेजिस्लेशन इसको कहते हैं। उस लेजिस्लेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेजिस्लेशन कहते हैं 73 का आइन हो, कि अक्सरियत के होते हुए भी वो आइन नहीं बना, और जब मुत्तफिका हुए तो वो आइन बना, और आज तक चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जितनी भी शिकायत, इस किस्म की जितने भी तरामीम आती हैं या लेजिस्लेशन होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खबर आपने देखी होगी, जो कल पास हुआ है, उसमें तो बहुत से हुकूक और ये चले जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, ख़त्म कर देगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी, जब भी आए। हाँ, ये लेजिस्लेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखें, जैसे 100 के करीब यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। अब बताएं कि अदारों के साथ इस तरीके से खेलना, हर आदमी एक पर्चा लेके आ गया, उसके पास घर के 2 कमरे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी बना रहा है। तो इस तरीके से तो लेजिस्लेशन नहीं चलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी तो साथ रही है ना इसमें, तो पीपल्स पार्टी तो नहीं दिया। लेकिन अभी जो दूसरा बिल था, उसके ऊपर जो एंटी पार्टी ये टेररिज्म बिल था अभी जो आया था, जिसके ऊपर फिर चेयरमैन सेनेट ने वापस कर दिया, उसके ऊपर तो वो तो शहादत अवाम साहब ने पेश किया। नहीं, बिल्कुल किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर है वो, किया होगा, मगर वो लगाने देना है। आपके इस वक्त जो है बाहर एक मेला लगा हुआ है। शहादत अवाम ने दिया हुआ, मिनिस्टर है, मगर रिजेक्ट हो गया।
वो नहीं आया तो आएगा भी नहीं इस तरह नहीं। अच्छा शाहजी, ये दबाव बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बहुत लोग मुझसे तंग आए हुए, मैं आपसे बात लंबी कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैंने पूछी है कि अगर CCI में ये मामला आता है तो आपको लगता है कि CCI में अगर ये मामला आता है तो आपका चीफ मिनिस्टर वोट, चीफ मिनिस्टर बैठा है, हाँ, वो फैसला करेंगे, पार्टी इंस्ट्रक्शन देगी, वो फिर उसके मुताबिक वो फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। खुर्शीद शाह साहब ने दहाइयाँ देखी हैं पाकिस्तान की सियासत में। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर खदशात का इजहार वो नहीं कर सकते थे, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी भी है। गुफ्तगू आपने सुनी है, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और प्रोग्राम के वक्फे से पहले आपने खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू सुना, उनकी एक क्लैरिटी के साथ उनका स्टेटमेंट। और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जनाब राजा रियाज साहब। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि अब जो मुशावरत का अमल है वो निगरान सेटअप के लिए वो शुरू हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, और नई मरदमशुमारी के बाद की जो सूरत हाल है वो क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। राय साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत कैटेगोरिकली कह दिया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे, तो अब बड़े शकूक व शुबहात हैं। ज़ाहिर है, अभी खुर्शीद शाह साहब से भी हमने बात की, पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको लगता है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शंस होंगे, और अगर होंगे तो लेट होंगे? देखिए जी, अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो तो फिर हल्का बंदियाँ बहुत ज़रूरी है, और हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें कम से कम 100 दिन चाहिए। तो उस हवाले से तो फिर इलेक्शन डिले हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर 8 को असेंबली तलील होती है तो उसके 100 दिन तो हल्का बंदी के लिए चाहिए, और फिर 3 महीने इलेक्शन के लिए चाहिए। तो फिर तो डिले साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसका मतलब है कि फरवरी मार्च में इलेक्शन है, उससे आगे भी जा सकते हैं फिर? नहीं, मेरा ख्याल मार्च तक, अगर नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो तो फिर मार्च तक इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शन करा सकते हैं। तो राय साहब, इससे पहले ज़ाहिर है आपने वज़ीर आज़म लगाना है, निगरान वज़ीर आज़म। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि वो नाम जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उस पर फिर आपके साथ बैठ जाएंगे, मुशावरत करेंगे, और उसके बाद जो है वो नया वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। तो आपने नाम देख लिए हैं, सोच लिए हैं, आपके जहन में हैं कि कौन कौन हो सकता है? इसमें प्रोसीजर ये है कि 3 नाम मैंने देने हैं अपोजिशन की तरफ से, और 3 नाम वज़ीर आज़म साहब ने देने हैं हुकूमत की तरफ से। अब अपने तादी है, PDM है, मैंने भी, हमारे साथ जमात इस्लामी भी है और GDA भी है, उनसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि हमें सोचने का मौका दें। हमने अपने MNAs की जो अपोजिशन के उनकी एक मीटिंग पिछले दिनों की थी, एक आज मीटिंग फिर दोबारा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी मेरी और प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम देने का तकरीबन 8-9 तारीख तक एक्सपेक्टेड है। तो उस वक्त तक इंशाल्लाह हम भी 3 नाम फाइनल कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो उसके बाद उनकी मेरे साथ नशिस्त होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी एक नाम पे हम मुतफिक हो जाएंगे। यानी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक ये मामला नहीं जाएगा, आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं? मेरी कोशिश ये होगी कि ये मामला मैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले नैब के चेयरमैन पे भी जो मैंने नाम दिया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की थी, उन्होंने इत्फाक किया था। तो अब भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम बैठ के मुशावरत के साथ, उनके साथ मेरा एक पुराना, मैं सीनियर मिनिस्टर भी उनके साथ पंजाब में रहा हूँ, पंजाब में अपोजिशन लीडर भी उनके साथ रहा हूँ, यहाँ भी उनके साथ अपोजिशन लीडर हूँ, तो एक अच्छा रिलेशनशिप है मेरा उनके साथ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बैठ के कोई एक नुक्ते पे इंशाल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। राय साहब, इसी पे एतराज़ हो रहा है कि आपने इलेक्शन भी PMLN की सीट पे लड़ना है, आप इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, तो क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी उस नाम के ऊपर? ये एतराज़ हो रहा है जी। वो एतराज़ तो जो करना चाहे कर सकते हैं, उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक मैंने बाकायदा ऐलान नहीं किया कि मैंने नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। मैंने यही कहा है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं फ़ैसला करूंगा
कि मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना। यानी अभी तक आपने ये फैसला नहीं किया कि आप नून की सीट में इलेक्शन? मेरा कोई फैसला नहीं है, जो कुछ लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अभी चंद दिनों तक रिटायर होंगे, उसके बाद मेरी कोशिश ये है कि हम जितने अपोजिशन के MNAs हैं हम मुतफिका तौर पे किसी पार्टी में जाएं ताकि हमारा भी उधर जाने का वजन हो और उनको उस पार्टी को भी फायदा पहुंचे। जी जाहिर है, और एक बड़ा नंबर है आपके साथ, तो इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर हम 22 लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला जिस तरफ ये, और सारे ही माशाल्लाह बहुत कदावर लोग हैं, सारे लोग अपने हलकों में बड़े पॉपुलर हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है कि हम इकट्ठे फैसला करेंगे। तो राजा साहब, अब 8 या 9 तारीख का मतलब ये है कि असेंबली जो है वो 9 तक, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वक्त से पहले तो वो ख़त्म की जाएगी 9 तारीख को। जी, असेंबली 8 या 9 को दलील हो जाएगी, जो अभी तक के हालात हैं उसमें तो यही नज़र आ रहा है। तो निगरान वज़ीर आज़म की उसके बाद मुशावरत शुरू हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर नहीं 3 दिन के अंदर वो मुकम्मल करनी, तो इंशाल्लाह ताला 3 दिन में हम वो मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे। तो टेक्नोक्रेट होगा या सियासतदान होगा, ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है, और होगा कौन? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक सोच ये है कि टेक्नोक्रेट को लगाया जाए, क्योंकि जो मुल्क के माशी हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उसमें माशियत पर कोई तजर्बा रखने वाला आदमी इस मुश्किल वक्त में। दूसरी सोच ये है कि सियासतदान होना चाहिए, तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट का नाम दें, सियासतदान का नाम दें, और वो भी कोई नाम देंगे तो फिर इंशाल्लाह किसी पे मुशावरत होगी। लेकिन राय साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर टेक्नोक्रेट आया तो फिर भूल जाए इलेक्शन 2 साल के लिए या एक मुद्दत के लिए, और अगर सियासतदान आया तो वो करा देगा इलेक्शन, तो फिर आप इस बारे में आपके भी खदशात हैं क्या? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर नई जो सेंसेस है उस पर इलेक्शन हुए तो फिर मार्च में इलेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्च में सेनेट इलेक्शन भी तो होंगे, फिर उसके लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन कौमी असेंबली के हो जाएं और सूबाई असम्बलियों के हो जाएं, क्योंकि सेनेट तो मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक सूबाई असम्बलियाँ ना हुई, तो इसलिए वो इलेक्शन ज़रूरी है। तो ये जो सारे जो टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि सियासतदान हो या टेक्नोक्रेट हो? मेरी प्रेफरेंस होगी कि जिसे माशी मामलात पे अबूर हो वो। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि नहीं, सियासतदान होना चाहिए। वो उन्होंने अपना PDM में अपनी राय देनी है। आपने मेरी राय पूछी है तो मैं तो ये राय बतौर अपोजिशन लीडर आप कह रहे हैं कि जिसको मईशत का पता हो चीज़ों जो ये 3 महीने जो भी हालात हैं इससे नीचे की तरफ पाकिस्तान ना जाए, या तो यहाँ खड़ा रहे या इससे थोड़ा बेहतर कर ले। अच्छा, ऐसा बंदा होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स ने हमेशा मुल्क को बर्बाद ही किया है, ये भी एक राय है। ये तो कहते हैं लोग, सियासतदानों ने किया, कोई कहते हैं टेक्नोक्रेट ने किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ किया है। ओवरऑल हम सब की गलती है, और हमारी सब ने ओवरऑल जो जिस हालात में आज पाकिस्तान पहुंच गया है इसमें हम सब कसूरवार हैं। तो राज साहब, अगर इलेक्शन लेट होता है यानी मार्च में होता है, तो आपको लगता है उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो कोalition गवर्नमेंट होगी, इसी तरह की मखलूत हुकूमत बनेगी? ज़्यादा चांस मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के जो मौजूदा हालात में इसमें कोई पार्टी भी स्वीप करने की पोजीशन में नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी का ज़ोर है, पंजाब में नून लीग का काफ़ी ज़ोर है, इसी तरह KPK में मौलाना फजल रहमान साहब की काफ़ी अक्सरियत है, तो इससे मुझे मखलूत हुकूमत अगली नज़र आ रही है। तो उसके ज़्यादा इम्कानात है, बहुत ज़्यादा। तो तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, उसके बाद मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि किसी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो हमारे शहीदों के मुजस्मे तोड़े हैं, उनको आग लगाया है, तो मेरा तो उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। उनको सख्त से सख्त उसकी सज़ा भी देनी चाहिए। वो इस काबिल ही नहीं कि वो सियासत करे, उनका लीडर इस काबिल नहीं है कि वो सियासत करे, बाकी लोग करें, लेकिन उसको वो पाकिस्तान के लिए उनका लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी सूट नहीं करता। जो उसके इक़दामात हैं 4 साल के, और फिर आखिर को 9 महीने उसके कहने पे सब कुछ हुआ है। उसने सबको डायरेक्शन दे रखी थी कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने ये करना है, और उसके वर्करों ने उसकी डायरेक्शन पे अमल किया। तो मैं तो उस PTI के चेयरमैन को इसका ज़िम्मेदार समझता हूँ। उसकी क़यादत में, उसकी सोच के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है जो बहुत ज़्यादती है, और उसको किसी सूरत
सियासत करने का पाकिस्तान में कोई हक नहीं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा, जैसे तोशा खाना का केस है या दीगर केस? मुझे तो इलेक्शन से पहले वो जेल में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर जाहिर है कि ये 18 की तरह नहीं होगा कि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे। अभी वो मियाँ नवाज शरीफ ने वो काम नहीं किया, खुदा न खास्ता, जो उसने किया है। उसने हमारे शहीदों के मुजस्समे तोड़े हैं, जलाए हैं, उसके लिए किसी का नरम गोशा नहीं किसी भी जगह पे। तो बतौर जमात भी पीटीआई पे आपको लगता है पाबंदी हो सकती है? अभी बिल तो आया था, बेशक वो डेफर हो गया, लेकिन आया तो था। उसके साथ जो भी हो जाए वो कम है। अभी जितना बड़ा उसने जुर्म किया है उसके साथ उसकी पार्टी पे पाबंदी लगे, उस पे पाबंदी लगे, वो कम है। कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं जितना बड़ा उसने जुर्म किया है। तो क्या कहेंगे आपके, ये सारा स्मूथली हो जाएगा, पीपल्स पार्टी मान जाएगी? निगरान इलेक्शन अगर डिले होता है, अगर उनके वज़ीर आला वोट नहीं करते तो ज़ाहिर है CCI के अंदर भी मसला होगा। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सारा कुछ माशाल्लाह ज़रदारी साहब बड़ा तजर्बा रखते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, फजल रहमान हैं। मुझे लगता है कि PDM और हुकूमत जो है और हम मिल के इस सारे मरले से अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, खुश उसलूबी के साथ। और ये स्मूथली इलेक्शन जब भी होगा उसके बाद फिर एक नई हुकूमत बननी चाहिए और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो डिलीवर करके इस मुल्क को जो मुश्किल हालात हैं इनमें से निकाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं और इनको भी मुशावरत करनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ अगले सेटअप के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए। वो समझते हैं कि मौशी तौर पर जिसको आगाही होगी वही बेहतर आगे मईशत को जो निगरान टेन्योर होगा इसके अंदर वो चला पाएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पार्लियामेंट में हमने बात की राजा रियाज साहब से, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जिनकी कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ अब शुरू होगी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इसी तरह से हमने खुर्शीद शाह साहब से भी बात की, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं और उन सियासतदानों में से हैं जिनकी दहाइयाँ गुजरी हैं सियासत के अंदर। यहाँ पार्लियामेंट में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी थे, उनकी सीनियर लीडरशिप के लोग भी थे और पार्लियामेंटेरियंस भी थे, GDA के लोगों से भी हमारी बात हुई। एक कंसर्न और एक खदशे का इजहार जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है कि इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं अगर नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो इंतखाबात का इनकाद होता है। ज़ाहिर है हल्का बंदियाँ होनी है, दीगर सारे मामलात सामने आएंगे। तो इसके ऊपर तमाम जो सियासी जमातें हैं, जिसमें कि JUIF, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ऑब्वियसली कह रही है और इस तरह से दीगर जमातें भी वो अपने खदशात का इजहार कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद कि नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात होने हैं, लगता है ऐसे कि इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं। इसके साथ ही निगरान सेटअप के ऊपर ज़ाहिर है कि आज रात से बाकायदा कहा भी जा रहा है कि कंसल्टेशन का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन आखिर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलेंगे राजा रियाज साहब के साथ, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, और उनके साथ बैठ के वो फ़ैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन मुकर्रर किए जाएंगे। राजा रियाज साहब ने जो हमसे गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि ये जो एक मामला है इसके ऊपर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मुआशी माहिर हो जो कि पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ा सके। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कल इस बात की तरदीद नहीं की कि सिर्फ सियासतदान होगा या कोई जो सीनियर कोई ब्यूरोक्रेट होगा या टेक्नोक्रेट होगा। उन्होंने इस मामले को ओपन छोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कोई सीनियर सियासतदान हो ताकि और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि एक सीनियर जो सियासतदान है जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ ना हो या जो रिटायर हो चुका हो, वो जो है वो इंतखाबात के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होगा जिसको कि प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए और वो इंतखाबात का इनकाद करवाए। तो ऐसे लगता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके दरमियान भी एक वाज़े
तफरीक मौजूद है, एक तकसीम है इस मामले के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद ज़ाहिर है कि ये मामलात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ये मामलात और आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के बीच ही शायद इसके अंदर जो है वो इख्तलाफ हो। लगता है ऐसे है कि राजा रियाज साहब का और प्राइम मिनिस्टर का शायद कोई इख्तलाफ ना हो किसी एक नाम के ऊपर, लेकिन जो इख्तलाफ है वो हुक्मरान इत्तेहाद के बीच में और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में जो है वो हो सकता है। फ़ैसला 8 अगस्त या 9 अगस्त को जब असम्बली डिज़ोल्व होगी उसके फ़ौरन बाद जो है वो ये मीटिंग हेल्ड होगी, 3-3 नाम जो फ़ाइनल किए जाएंगे अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो मुशावरत की जाएगी और फिर उसके बाद जो है ये फ़ैसला होगा। और अगर नहीं होगा तो जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। बहरहाल पार्लियामेंट में आज हमने तकरीबन सारा दिन गुजारा और यहाँ पे हमें महसूस ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर शदीद खदशात हैं कि अगर एक मरतबा इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ा तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा इंतखाबात की कोई गारंटी नहीं होगी, इनडेफिनेट टाइम के लिए भी इलेक्शंस जो हैं वो जा सकते हैं। ये किसी भी सियासी जमात को उस तरह से तो सूट नहीं करता, लेकिन अगर कोई सियासी जमात ये समझ रही है या समझती है कि इंतखाबात के आगे हो जाने से या वक्त पे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन की जो एक खुले मानों में उसके ख़िलाफ़ वर्जी ही होगी। अब देखना ये है कि ये जो कंसल्टेशंस होंगी प्राइम मिनिस्टर के मामले के ऊपर हों, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, या CCI का इजलास हो जिसमें कि मुराद अली शाह साहब पहले ही हमारे ही प्रोग्राम में बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि अगर इस तरह का मामला आखिरी दिनों में हुआ तो शायद वो इसके ऊपर अपना वोट जो है अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और खुर्शीद शाह साहब ने भी आज इसकी इंडिकेशन दी है कि इस मामले के ऊपर उनका CM है, पार्टी की कंसल्टेशन के बाद वज़ीर आला जो हैं वो एतराज़ कर सकते हैं, और ये भी रूल्स के मुताबिक अगर कोई एक भी वज़ीर आला जो है किसी भी यूनिट का वो अगर इसके ऊपर एतराज़ करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो CCI का जो फ़ैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जैसा कि हमें सियासतदानों ने बताया। बहरहाल और एतराज़ होगा तो ज़ाहिर है कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठ सकता है। आज हमने कोशिश की यहाँ लोगों से बात करें और आप तक इम्प्रेशंस जो है वो पहुँचाएँ। यही आज का प्रोग्राम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ैसला आपका।